देखो बच्चों, क्लास 11th के लिए या 11th की फिजिक्स को पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स और उसका एक मैथमेटिकल टूल्स, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और जो भी बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है 11th क्लास की फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए या 12th क्लास की फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए, आज हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। देखो, मैथमेटिक्स के बारे में मैं बताऊं कि जो फिज़िक्स के लिए जो मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, देखो मान लो कि एक गाड़ी है ये, और गाड़ी का एक ये पहिया है। गाड़ी का ये जो पहिया है और ये गाड़ी है, ये पूरी गाड़ी को हम मिला लें तो इसको बोलेंगे फिजिक्स है। ये पूरी गाड़ी फिजिक्स है। और इस गाड़ी को चलने के लिए ये जो पहिया है, इसके जो व्हील्स हैं, वो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है। इसलिए हमारे कुछ फिजिसिस्ट लोगों ने कहा है कि फिजिक्स इज ए कार्ट, फिजिक्स is a cart which moves on wheel of mathematics, wheel of mathematics। अर्थात फिजिक्स एक ऐसी गाड़ी है जो मैथ के पहिया पर चलती है। यानी फिजिक्स के को अच्छा करना हो तो हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स 11th-12th लेवल का बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूर चाहिए होता है। कारण है कि बेटा जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो फिजिक्स में देखो क्या पार्ट्स हैं। फिजिक्स में एक उसके डेफिनेशंस, कोई में टर्म्स आएंगे, उनके डेफिनेशंस हमको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन को रटने के लिए कोई मैथ तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफिनेशन को पता होना चाहिए। डेफिनेशन के बाद दूसरा वर्ड आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मीनिंग कि जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे बाय द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, तो एक फार्मूला आएगा। उस फार्मूला को निकालने के लिए उसको डिराइव करते हैं, उसका नाम होता है एक्सप्रेशन। वो जो प्रोसेस है, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बनाया जाता है, उसका नाम है एक्सप्रेशन। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके एक्सप्रेशन पूछे जाते हैं। एंड थर्ड वन, इसका नाम है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स यानी न्यूमेरिकल करना हो, इस न्यूमेरिकल को जानने के लिए, न्यूमेरिकल को बनाने के लिए एक्सप्रेशन जो प्रोसेस से आप बनाते हैं, एक्सप्रेशन से जो फार्मूला निकलता है, वो सब चीज़ें इस न्यूमेरिकल में चाहिए होता है। और किसी भी कंपटीशन में आप जब 11th-12th के बेसिस पर आप देते हैं, खासकर जेई का, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, स्कूल का भी एग्ज़ामिनेशन देते हैं, जो भी 11th-12th में, उस हर चीज़ों में एक्सप्रेशन पूछे जाएंगे, डेफिनेशन कुछ पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल भरा पड़ा होता है, न्यूमेरिकल पे ही कंपटीशन होता है। यानी ये सब, ये जो मैं कहूँ कि एक्सप्रेशन एंड मैथमेटिक्स, ऑल दिस पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये न्यूमेरिकल्स और एक्सप्रेशन सब मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। इसलिए हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ेगी, फिर कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रिगोनोमेट्री, और उसके बाद कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ कंसेप्ट को बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा, इसको ध्यान से समझेंगे और तब फिर मैं आगे बताऊंगा। पहला कंटेंट में आपसे बात करूं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर हम बात करें तो इसमें
मेजरिंग सिस्टम ऑफ एंगल्स की बात की जाती है। मेजरिंग सिस्टम्स ऑफ एंगल्स। मेजरिंग सिस्टम में एक सिस्टम डिग्री की बात करता है और दूसरा सिस्टम रेडियन की बात करता है। रेडियन को समटाइम कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। यानी रेडियन हम वहाँ यूज़ करेंगे जब कोई बॉडी ऐसे गोल गोल घूमेगी, सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। यानी मान लो कि ये एक सर्किल बना, सर्किल का एक आर्क लिया मैंने और उसके सेंटर पे आर्क से मैंने एक एंगल सबटेंड करा। ये जो एंगल बनेगा ये एंगल रेडियन में होता है, ये थीटा रेडियन कहलाएगा। तो इसीलिए रेडियन सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो डिग्री सिस्टम की जब बात करते हैं डिग्री में तो, और ये रेडियन सिस्टम की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है इन दोनों को हमारे फिजिक्स में। और शायद आपने डिग्री का नाम तो आपने 10th क्लास तक के पहले भी सुना है आप। तो इस सिस्टम में वन राइट एंगल को 90 डिग्री मान लिया गया है। अच्छा, क्यों ये मानते हैं बेटा? तो जब भी हम किसी प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये प्लेन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ईच पार्ट 90 डिग्री का होता है। इसको आप क्वाड्रेंट के नाम से जानते हो। इसलिए इसको एक बेस मान लिया गया कि एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर मान लिया गया। 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर माना गया, 60 मिनट, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर माना गया, 60 सेकेंड्स। तो 1 डिग्री जो होगा इस केस में 60 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ क्या किया गया कि आप देख पा रहे हो कि एक सर्किल है जिसकी अपनी रेडियस हो। यहाँ से यहाँ तक A से B एक आर्क है जिसकी लेंथ को L मान लिया गया। तो थीटा जब रेडियन में होगा तो थीटा रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एक रिलेशन है आपस में। जब लेंथ को इफ L इज इक्वल टू R हो जाए देन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन, जिसको C से डिनोट करते हैं रेडियन को मैथमेटिक्स में, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल में ये बेसिक बात हम लोगों को ये समझना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं और फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों से पूछा जाएगा या ज़रूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, एक्सप्रेशन को डिराइव करने में, कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं आपको बता दूं 2 तरह के रिलेशंस में आपको समझाऊंगा। नंबर 1, d बाई 90 इक्वल टू 2c बाई पाई। दिस इज द वन रिलेशन नंबर 1। यदि ये रिलेशन हमको पता हो, इसको और हमको छोटा करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा d बाई 9 इक्वल टू 20c बाई पाई। c स्टैंड फॉर रेडियन। इस रिलेशन से भी हम लोग डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, मान लो बेटा कि डिग्री d 30 डिग्री की बात बराबर है, यानी हमने किसी एंगल को डिग्री में 30 डिग्री एज्यूम कर रखा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर, चूँकि हम एक्सप्रेशन जान रहे होते हैं सिंस d बाई 9 इक्वल टू 20c बाई पाई, तो d की जगह पर लिख सकते हैं 30 बाई 9 इक्वल टू 20c बाई पाई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 6c इक्वल टू पाई, c इक्वल टू पाई बाई 6। इसका मीनिंग हुआ कि 30 डिग्री जो होगा वो पाई बाई 6 रेडियन के बराबर होगा। यानी इस फार्मूला से, जो फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये
एक रिलेशन और याद कर लीजिए, और भी इससे भी आसान है। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होता है। या इसी को हम क्रॉस करेंगे, रेडियन को हम पावर से लिखते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ये समझ लें, ये जो रिलेशन हम लोग जान लेंगे तो आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं 30 डिग्री इक्वल टू, एग्जाम्पल 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180। 1 डिग्री पाई बाई 180 के इक्वल 30 डिग्री इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 पाई बाई 6 रेडियन। 45 डिग्री का हमको निकालना है, तो 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू 45 इंटू पाई बाई 180। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 पाई बाई 4 रेडियन। 60 डिग्री लिखना होगा, 60 इंटू पाई बाई 180, 3 पाई बाई 3 रेडियन। हमको 90 डिग्री लिखना हो, 90 डिग्री इक्वल टू 90 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 2 रेडियन। यानी आपको जितनी भी एंगल की ज़रूरत पड़ेगी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, इस रिलेशन को याद रखोगे तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी याद रखोगे तब भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप लोग अपने को घर में बैठकर आप क्या करना, इतना तो मैं समझा ही दिया। आप 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके चेक करना, 135 डिग्री को कन्वर्ट करना, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना, 180 डिग्री को कन्वर्ट करना, फिर आप 210 डिग्री को कन्वर्ट करना, 225 डिग्री को कन्वर्ट करना, 240 डिग्री को कन्वर्ट करना, 270 डिग्री को कन्वर्ट करना, 300 डिग्री को कन्वर्ट करना, 315 डिग्री को कन्वर्ट करना, 330 डिग्री को कन्वर्ट करना और 360 को कन्वर्ट करना। इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे ना तो आपको ये इस पर डिग्री रेडियन में कमांड हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग रेशियो वगैरह की बात करते हैं, रेशियो सीख। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, इसकी जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या है इसको आप समझो। आपको मैं याद दिला दूं कि 10th क्लास में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, ध्यान देना आपको 10th क्लास की बात से समझाता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लो कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड को आप हाइपोटेनस बोलते हो, इन 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। रिमेनिंग 2 साइड्स AB एंड BC बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये उस केस में ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन आप जब जिस क्लास में पढ़े होंगे आपको समझाया गया होगा और आप आज भी जानिए कि यदि एंगल हम C की बात करें तो C के सामने वाला साइड, चूँकि ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है तो C का परपेंडिकुलर AB होगा। C के लिए परपेंडिकुलर AB होगा और C BC साइड पर है तो इसका बेस BC होगा। वैसे ही A के लिए, A के सामने है BC तो A का परपेंडिकुलर BC होगा और AB साइड पर है तो AB A के लिए बेस होगा। और आपने पढ़ा होगा साइन थीटा P/H, पढ़ा होगा आपने कॉस थीटा B/H, आपने पढ़ा होगा टैन थीटा P/B, फिर आपने पढ़ा होगा कॉट थीटा, टैन का रेसिप्रोकल B/P, आपने पढ़ा होगा सेक थीटा H/B, कॉस का रेसिप्रोकल
कॉसेक थीटा आपने पढ़ा होगा h/p साइन का रेशियो पढ़ा होगा। ये रेशियो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ये भी पढ़ा होगा कि PBH में एक रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है h इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ा होगा। ये आपने 10th क्लास में ये बेसिक बात आप सीखे हो। अब ये बेसिक जानने के बाद अब हम लोग थोड़े से अपने इस 11th क्लास के स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पर आता हूँ। आप एक बात याद रखो कि मान लो कि एक प्लेन पर मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने 2 लाइन ड्रॉ कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स वाई ड्रॉ करा, एक्स वाई एक्सिस तो ये हम लोग मैथमेटिक्स में एज्यूम करके पढ़ते हैं, यानी मान के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको एक बार x मान लिए तो हमेशा यही x रहेगा और इसको y मान लिए तो हमेशा y रहेगा। अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंट वी कैन एज्यूम समटाइम दिस इज x एक्सिस दैट इज y एक्सिस, अदरवाइज दिस इज x एक्सिस दैट इज y एक्सिस। तो अपने कन्वीनियंट अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको मान सकते हैं। मान लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं x ही मान लिया, जो आप जानते हैं आज तक मैं x मान लिया। जैसे इसको मानते हैं तो ये प्लेन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट, ईच एंड एवरी पार्ट कॉल्ड क्वाड्रेंट। दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। ये 4 क्वाड्रेंट है। दूसरी बात ये कि आपको एक चीज़ पता होता है कि एंगल जब भी हम बनाते हैं, आपने देखा होगा 10th क्लास वगैरह में आप क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कंपास का एक पार्ट यहाँ रखते हैं और ऐसे लेकर के घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। जब वो घुमाते हैं इस तरह से और उसको पता है कि एक बार काटते हैं, 2 बार, इस तरह से आप काट कर एंगल बनाते हैं। आपको पता होगा कि ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, फिर विंडल काटते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। तो एक ये जो लाइन है ये है रेफरेंस एक्सिस, मैंने यहीं से आप घूमते हो इधर या घूमोगे इधर। 10th क्लास तक में इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हम लेफ़्ट घूमें या राइट घूमें तो हम क्या कहेंगे, लेकिन आज ज़रूरत पड़ेगी। ये ओरिजिन है, इसको एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन मान लिया गया। तो देखो बेटा, यहाँ से जब इधर एक्स को, ये जो एक्स एक्सिस है इसको मैं मान लेता हूँ बेस एक्सिस। बेस एक्सिस सम टाइम कॉल रेफरेंस एक्सिस मैं बोलता हूँ। यानी यहीं से आप चलना शुरू करोगे, लेफ़्ट चलो राइट चलो, यहीं से चलना शुरू करोगे। यदि यहाँ से इस डायरेक्शन में घूमना शुरू करोगे आप, यानी इस डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन में चलना शुरू करो, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इफ रिवॉल्विंग लाइन OX revolve in anti-clockwise direction, then always positive angles are formed. Always positive angles are formed. Means जब आप यहाँ से आपसे कहा जाए कि ये बताओ 45 डिग्री का बनाओ, एंगल 120 का बनाओ, ये सबके पहले प्लस लगा हुआ है। तो आप जब ऐसे घूमेंगे, जैसे कहीं 120 का एंगल बनाओ तो आप ऐसे घूम करके 120 बना देते हो। कहा जाए कि इस क्वाड्रेंट में 225 बनाओ, आप यहाँ से आगे बढ़ोगे 120, 45 डिग्री आगे बढ़ोगे बन जाएगा 135। यानी आप इस डायरेक्शन में कितनों बार भी घूमोगे ना तो आप मान के चलो कि पॉजिटिव एंगल सब बनेंगे। बट पॉइंट नंबर 2, इफ revolving line
OX revolve in clockwise direction, then always negative angles are for. Negative angles are for. मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप समझो बेटा कि ये इस डायरेक्शन में, यहाँ से हम ऐसे घूमेंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा। यानी मैं आपसे कहूँ कि आप थीटा की वैल्यू -30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू -60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू -120 डिग्री है, थीटा का वैल्यू -225 डिग्री है, इस तरह से यदि वैल्यू है, मैं कहूँ कि इसको बताओ, तो आप देखो ये हो गया क्वाड्रेंट 30 डिग्री। यानी आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे घूमोगे, ये जो एंगल है ये -30 का है, ऐसे घूमोगे तो मैं कहूँ कि -60 का बनाओ, आप यहाँ से ऐसे घूमोगे, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये माइनस में होगा। मैं कहूँ कि -120 बनाओ, आप क्या करोगे, यहाँ से घूम करके ऐसे जाओगे, यहाँ से यहाँ तक -90 और -30, ये -30 है, ये हो जाएगा -120 डिग्री का एंगल। फिर मैं कहूँ आपको बनाना है 225, आप क्या करोगे, आप 90 -180 और 45 डिग्री माइनस में आगे बढ़ जाओगे, ये हो गया आपको -225 -120। आप देख पा रहे होंगे ये -30 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -60 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, -120 थर्ड क्वाड्रेंट में है, -225 सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ एंगल्स, दैट मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके जो पोजीशंस हैं, उसकी जो जगह हैं, वो क्वाड्रेंट हम डिसाइड कर लेते हैं। पॉजिटिव होगा तो हम ऐसे घूमेंगे, यदि मान लो कि वही कहें कि थीटा = 45 डिग्री, बताओ किधर होगा, तुरंत आप यहाँ से ऐसे घूमोगे, 45 डिग्री का एंगल बनाओ, कहोगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहें कि थीटा = 135 डिग्री, बताओ किस क्वाड्रेंट में होगा, आप करोगे सीधे यहाँ से 90, आप 45 डिग्री आगे बढ़ोगे, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा 135 डिग्री का एंगल। आप किसी भी एंगल को, यदि वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं कहूँ कि थीटा = 315 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा, बताओ, तो आप कहोगे 90 90 90 270 और फिर 45 डिग्री आगे बढ़ोगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो पॉजिटिव के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज घूम करके पॉजिटिव एंगल डिसाइड करोगे, और नेगेटिव के लिए आप क्लॉकवाइज घूमकर डिसाइड करोगे। यानी ये जो कॉन्सेप्ट रहा पोजीशन ऑफ एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, तो किसी एंगल को क्वाड्रेंट में आप बता सकते हो कि कहाँ होगा। अब ये इसी एंगल के लिए अब थोड़ी सी मैं बात और समझाता हूँ। जब आप एंगल को डिसाइड करोगे तो ये तो हो गया कि सारे एंगल्स को मैं 360 डिग्री या उससे कम की मैंने बात करा। मैं यदि थीटा > 360 डिग्री हो या -360 से बड़ा हो, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब भी कोई एंगल दिया हुआ होगा उस एंगल को 360 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कुछ न कुछ आपको क्वेश्चन आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ न कुछ रिमाइंडर आएगा और इसको आप डिविडेंड कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे डिविडेंड जो है, आप कहते हैं, कहेंगे कि एंगल = n टाइम्स ऑफ 360 डिग्री प्लस रिमाइंडर। ये आपका जूनियर क्लास का एक बेसिक मैथमेटिक्स हो गया कि ये जो लिखेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू n इंटू समथिंग। तो जब भी कोई भी एंगल जो मोर देन 360 डिग्री का होगा, फर्स्ट यू शुड डिवाइड द एंगल बाय 360 डिग्री। जब डिवाइड करोगे तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। ये क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। मैं कहूँ कि बेटा 360 डिग्री का एंगल बनाओ, आप क्या करोगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओगे। जब एक बार घूम जाओगे 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैं कहूँ कि 2 बार 360 का एंगल बनाओ, मीन्स
720 डिग्री का एंगल बनाओ। आप क्या करोगे, यहाँ से एक बार में 360 डिग्री, 2 बार घूम जाओगे तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री। अब इसके बीच में कोई एंगल आ गया, मान लो मैं कहूँ कि बेटा आप 800 डिग्री का एंगल बनाओ, तो 800 डिग्री के जब एंगल बनाओगे थीटा इज इक्वल टू 800, तो मैंने क्या कहा कि पहले इसको 360 से डिवाइड करो, 2 आएगा क्वेश्चन, ये हो गया 720, रिमाइंडर है 80 डिग्री, तो 800 डिग्री इज इक्वल टू आया 2 टाइम्स ऑफ 360 डिग्री प्लस 80 डिग्री। इसका मीनिंग हुआ कि 800 डिग्री यदि आपको बनाना है तो आप 2 बार 360, ये जो है ये राउंड को रिप्रेजेंट करेगा, 2 बार 60 डिग्री, और उसके बाद 80 डिग्री ऐसे बढ़ जाओगे। तो आप देख पा सकते हो कि आपका ये जो एंगल है, ये डिग्री, ये जो वैल्यू है जो 800 डिग्री है, ये इस क्वाड्रेंट में लाई किया, क्वाड्रेंट नंबर 1 में। तो इसी तरह से जितने भी 360 मोर देन 360 के जो एंगल्स हैं किस क्वाड्रेंट में है आप डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं अगला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ माइनस थीटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ माइनस थीटा निगेटिव थीटा। देखो, मान लो बेटा कि ये आपने एक प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपने क्वाड्रेंट बना लिया। थीटा एक एंगल है और उस एंगल चूंकि निगेटिव है तो क्लॉकवाइज घूमने से बना होगा। क्लॉकवाइज घूमने से जब ये बना तो ये मान लो कि आया माइनस थीटा, इसको मैंने माना। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज जब भी आप लिखोगे तो ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज को लिखने के लिए हमेशा कोई ना कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपको मानना पड़ता है। जैसे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसको मैं मान लिया P, इसको मान लिया Q। ओके, मैं इसी के थीटा के बराबर मैं एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज भी एज्यूम कर लेता हूं और उससे भी एक ट्रायंगल बना देता हूं। आप देख पा रहे हैं ये PQ है तो ये MQ हो गया, इसी का आमने सामने मान लीजिए इसको। भले तो आप देख लीजिए कि ये PQO और MQO दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये कॉमन साइड है, ये 90 और ये 90 है, ये दोनों एंगल की मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के मीनिंग कि ये सभी साइड आपस में इक्वल हैं, ये इसके बराबर, ये कॉमन है, ये इसके बराबर, यानी आप पढ़ा होगा बाइसिपिसिटी एंगल, सब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, इसके भी जितने पार्ट्स हैं, सब आपस में इक्वल होंगे। मीन्स MQ PQ के इक्वल होगा, OQ कॉमन साइड है, OM OP आपस में बराबर हो। ये हो गया कॉन्ग्रुएंट के कारण। अब मैं यदि लिखूं कि साइन माइनस थीटा, पॉइंट टू बी नोटेड, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब पढ़ा होगा ना P/H। P क्या है? PQ है ये, बाई हाइपोटेनस OP, PQ बाई OP। PQ इस एक्सिस के नीचे है इसलिए इसका साइन माइनस में होगा, माइनस PQ बाई OP, माइनस PQ बाई OP। माइनस PQ के बदले में हम MQ तो लिख ही सकते हैं, OP के बदले में OM लिख सकते हैं। देखो बेटा, माइनस MQ बाई OM, MQ बाई OM इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। माइनस साइन तो पहले से हम लिखते आ रहे हैं माइनस, और इसके बदले में हो गया साइन थीटा। मीन्स साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या मिला? माइनस साइन थीटा। ये इसको याद रखना है, काफ़ी ज़रूरी है। वैसे ही मैं लिखूं कॉस माइनस थीटा क्या होगा, तो कहोगे सर OQ।
बाई हाइपोटेनस OP, दोनों ही प्लस है तो प्लस, OQ के जगह पर OQ कॉमन साइड है, OP के जगह पर OM लिख सकते हैं, तो OQ बाई OM इस ट्रायंगल में ये कॉस जैसा बिहेव करेगा, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। साइन कॉस एक और बता लेता हूं, tan माइनस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप देख पा रहे होंगे, माइनस PQ बाई बेस OQ प्लस माइनस माइनस, PQ के बदले में MQ लिखा सकता है और OQ के बदले में OQ तो कॉमन साइड है, तो MQ बाई OQ थीटा के लिए tan जैसा बिहेव करेगा, तो tan माइनस थीटा, ये तो माइनस ऑलरेडी है, इसकी जगह पर tan थीटा मिला, तो tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। यदि ऐसे ही आगे निकालें तो मिलेगा cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, मिला सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, मिला कॉसेक माइनस थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा। ये आपको समझ गया। तो ये सब कुछ ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज हैं। ये क्या क्यों समझाया? यदि आपसे पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा यहाँ 30 है तो माइनस साइन 30 हुआ, ये -1/2, इसे आपको पता चल जाएगा। मैं कहूँ साइन माइनस 45 डिग्री क्या होगा, तो माइनस साइन 45 डिग्री इन द सेंस कि -1/√2। वैसे ही कहें कि बेटा tan -45 डिग्री क्या होगा, तो tan में भी माइनस होता है, माइनस tan 45 डिग्री यानी -1। मैं कहूँ cos -60 डिग्री क्या होगा, तो cos में ये होता है प्लस cos 60 डिग्री यानी क्या होगा 1/2। इस तरह से इस वैल्यू को जानने के लिए, चूंकि ये वैल्यू की आगे ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ जानना आपको जरूरी है। एक ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो आप नेगेटिव थीटा के जान गए। अब आते हैं आपको और भी वैल्यू समझाता हूँ। 10th क्लास में आपने ये वैल्यू को आपने सीखा होगा, जाना होगा, आपको ज़रूरत पड़ी होगी। आप 30 डिग्री 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री की वैल्यू आपने पढ़ा होगा, मेरे ख्याल से पढ़ा होगा आपने। साइन में वैल्यू आपने पढ़ा होगा 0, 30 डिग्री का पढ़ा होगा आपने 1/2, ये पढ़ा होगा आपने 1/√2, आपने पढ़ा होगा √3/2 और 1 पढ़ा होगा, ये जरूर पढ़ा होगा आपने। और इसी को कॉस में आपने पढ़ा होगा। कॉस में ये इधर से लिखते हैं आप 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये सब चीज़ें आपने पढ़ा होगा। लेकिन हो सकता है कि आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स में मोर देन 90 की जरूरत पड़ जाए वैल्यू का, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। बेटा मान लो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को मैंने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सिस ड्रॉ करके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट थे जिसमें एंगल में आपको समझा रखा था कौन किस क्वाड्रेंट में होगा, कहाँ एंगल बनेगा, इस बेसिस पर मैं बात करूं कि इसमें यदि मैं मान लो यहाँ कि लेट थीटा इक्वल टू एन एक्यूट एंगल, चूंकि ये सो वैल्यू है 90 को छोड़ दें तो सब ये 90 से कम है, इस वैल्यू को पहले से जान रहे हो, उस बेसिस पर समझाना है। तो थीटा को मान लो कि मैं कुछ देर के लिए एक्यूट मान लेता हूँ, तो एक्यूट होने का मीनिंग कि अब वो हम किसी के साथ इसको ऐड करेंगे, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो किस क्वाड्रेंट में होगा ये पता करना है। मान लो कि एक रिवॉल्विंग लाइन OX रिवॉल्व करके यहाँ आगे गई, यानी मान लो कि 90 डिग्री का एंगल बना। अब फिर हम पीछे लौट आए, थीटा एंगल से पीछे लौट आए, थीटा एंगल जो 45 डिग्री 90 डिग्री से पहले से कम है, तो इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1 में 90 से कम वाले सभी एंगल इधर होंगे क्वाड्रेंट नंबर 1 में।
या मान लो कि एक राउंड पूरा घूमने के बाद थोड़ा हम आगे बढ़ गए, एक्यूट एंगल आगे बढ़ गए, तब भी 360 डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। मान लो कि हम कई राउंड घूमे, एक राउंड, दो राउंड, चार राउंड, पांच राउंड, यानी n टाइम्स ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। वैसे ही अब आगे बढ़ो, 90 को पार करोगे तो आप इसमें आ जाओगे, यानी 90 डिग्री में यदि थीटा को ऐड करो यानी एक्यूट एंगल, तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। 180 कंप्लीट कर लो, 180, आप थोड़ा पीछे लौट जाओ थीटा एंगल से यानी एक्यूट एंगल से, तो 180 माइनस थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। अब 180 कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ो, 180 कंप्लीट करके जैसे ही थीटा आगे बढ़ोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। या 270 कंप्लीट करो, 90 90 90 270, 270 कंप्लीट करो, फिर पीछे लौट आओ, तो 270 डिग्री में से थीटा को माइनस करोगे, वो भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगा। आगे बढ़ो, 270 कंप्लीट करके थोड़ा आगे बढ़ो, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, थीटा एक्यूट है तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। या वन राउंड कंप्लीट करोगे 360, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, तो 360 डिग्री माइनस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में होगा। या कई राउंड घूम जाओ, अब फिर यहां पर पहुंचने के बाद पीछे लौटाओ, n टाइम्स ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा भी इसी क्वाड्रेंट में होगा। यानी ये जितने भी एंगल्स हैं सबका अपना अपना क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर 1 में कितना, कौन कौन आया, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या आया, और साथ ही साथ n टाइम्स ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा। क्वाड्रेंट नंबर 2 में क्या आया, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मिला, तो 180 प्लस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिला, तो 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, या n टाइम्स ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। ये जितने भी एंगल्स हैं, ये जो मैंने लिखा, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी आप सभी को ये किस किस क्वाड्रेंट में होंगे एक जुबान पे रहना चाहिए। जब भी जरूरत पड़ेगा आगे कुछ इवेलुएट करने के लिए एंगल्स वगैरह को, तो याद रहेगा, तो बहुत आसान रहेगा। आप देख सकते हैं, इसका मैं यूज समझाऊंगा तो आपको लगेगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, और इसको ये कितना याद रखना जरूरी है। अब आप देखेंगे कि जब भी ये एंगल, जो भी मैं ये लिखा हूं 90 डिग्री प्लस माइनस वगैरह वगैरह, जो भी, ये सभी किसी न किसी क्वाड्रेंट में होंगे। इससे जब क्वाड्रेंट में जब ये होंगे तो इससे एक हम ट्रायंगल बनाते हैं। आप देखिए, एक दो एग्जांपल देंगे, आप समझ जाइएगा। मान लो कि 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा का मान लो कि एक एंगल है ये, तो मैं एंगल है, तो एक्स एक्सिस जिसको मैंने रेफरेंस एक्सिस का नाम रखा है, बेस एक्सिस का नाम रखा है, इस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो 90 माइनस थीटा का एक ट्रायंगल बन जाएगा। उसी तरह से मैं कहूं कि 90 प्लस थीटा, तो 90 कंप्लीट करने के बाद ये तो थीटा हुआ होगा, क्योंकि 90 डिग्री ये या प्लस थीटा, इसका ट्रायंगल ये बनेगा, ये बना टोटल, ये एंगल हुआ टोटल 90 डिग्री प्लस थीटा का, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का ये ट्रायंगल हो गया। मान लो उसी ढंग से हमको बनाना है 180 माइनस थीटा का, 180 कंप्लीट करा, फिर थीटा पीछे लौटा, अभी भी जो एंगल ये हो गया थीटा, आइए बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा, इसका भी ट्रायंगल ऐसा बनेगा। जिस किसी क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा जो मैंने समझाया, उस क्वाड्रेंट में इस एंगल को पहुंचने के बाद एक ट्रायंगल बनाओगे। ट्रायंगल बनाओगे तो क्या करोगे,
परपेंडिकुलर ड्रॉन एट एक्स एक्सिस, तब हमेशा बेस हो जाएगा बेटा एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर हो जाएगा वाई एक्सिस। इतना समझने के बाद तब हम वैल्यू आगे निकालेंगे। इसके लिए अब एक दूसरा लेक्चर नंबर 2 में इसको समझाएंगे। इतना समझने के बाद इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और लेक्चर नंबर 2 में इसको बता रहा हूं, उसमें समझा रहा हूं।